हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो हम पढ़ रहे थे 11th क्लास आरबीएससी एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर में अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। किताब से पढ़ रहे हैं अपन, पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो अगला है। ये अपन ने कल सब पढ़ लिया था ना? वापस बताओ भाई। सबसे देखो, लंबाई के मात्रक फर्मी। फर्मी कितना? 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, फेम्टोमीटर भी वही है। ठीक है, फेम्टोमीटर भी उतना ही होगा ना। फेम्टोमीटर बोल दिया मैंने पीछे, तो फेम्टो मतलब 10 की घात -15, मीटर मतलब मीटर। तो आप ध्यान रखना, एक एफ एम फर्मी या एक फेम्टोमीटर बराबर 10 की घात -15 और मीटर लगा देना पीछे। अब बताओ और खगोलीय। एक तीन मात्रक। कौन सा मात्रक? तीन मात्रक। कौन से मात्रक? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक लाइट ईयर और एक पार्सक। ए एल पी याद करो। क्या याद करो? ए एल पी। ए एल पी। ए से एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी। दूसरा लाइट ईयर, है ना? एक लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अरे ठीक है भाई। और तीसरा पी से कौन सा? पार्सक। ठीक है भाई, कौन सा? पार्सक। ये अपन ने कितना याद किया था बताओ? तो ये देखो, ये बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। एक नंबर है तो छोटा है, 2 नंबर उससे बड़ा है, 3 नंबर उससे बड़ा है। 3 नंबर उससे बड़ा है मतलब तीन जो है 3 गुना लाइट ईयर है। और 3 नंबर कितना गुना है? 3 नंबर 3 गुना लाइट ईयर है। हाँ, 3 गुना, हाँ लाइट ईयर है। ठीक है, तो 3 इंटू, अब देखो इसको अपन ने क्या किया था बताओ? 15 × 10 की घात 10। और इसको क्या किया था? 10 × 10 की घात 15। और इसको इससे 3 गुना कर दूं? अरे कर दूं? लगभग आ गए, बस खत्म। ठीक है भाई, ऐसे याद करें, कभी भूलेंगे नहीं। 15 × 10 से शुरू करके एक में चेंज, एक में 3 गुना। तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। याद क्या रखना है? ए एल पी। ठीक है भाई? अरे ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हटाते हैं इसको। पार्सक वार्सक सब समझा दिया मैंने। द्रव्यमान का मात्रक, चलो द्रव्यमान पढ़ लेते हैं, कोई इतना खास लग नहीं रहा मेरे को। द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण है। पिंड के ताप दाब और दिक् काल में उसकी अवस्थिति पर निर्भर नहीं करता है और इसका ऐसा ही मात्रा किलोग्राम होता है। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम के आदि प्रारूप कहाँ मिले थे? ठीक है, फ्रांस में एक लेबोरेटरी थी, है ना? उसमें बेलनाकार चीजें मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम का आदि प्रयोगशाला में उपलब्ध है। भारत में इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL में रखा गया है। किसमें? नई दिल्ली में NPL प्रयोगशाला, NPL। ठीक है, छोड़ो, कोई काम का नहीं है। देख लेते हैं, काम का नहीं होगा अपन उसको हटा देंगे। परमाणु अणुओं के द्रव्यमानों के संबंध में किलोग्राम एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। परमाणु अणुओं में किलोग्राम सुविधाजनक है ही नहीं। परमाणु दिखता नहीं, उतना छोटा है। एक तरफ में परमाणु रखो तो एक तरफ में कौन सा किलो का बाट रखो? अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? क्लियर? अगर तोलेंगे तो इतनी डस्ट ही आ जाती है। डस्ट का पार्टिकल परमाणु से बड़ा है। क्लियर बात आ रही समझ में? तो बोले ये सुविधाजनक नहीं है। तो क्या करेंगे? एटम के लिए एक अलग से बनाएंगे मात्रक। ठीक है, क्या बनाएंगे? अलग से। ठीक है, AMU। कौन सा बनाएंगे? AMU। ठीक है, इसको U बोलते हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो अलग मात्रक वो क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है भाई, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या किया? एटम के लिए अपन एक यूनिट निकाल ली। किलो तो बहुत बड़ा है। किलो में कितने? किलो में तो 1000 ग्राम। ठीक है, क्लियर? किलो कितना? 1000 ग्राम। एक यानी क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसको शॉर्ट में यू भी बोलते हैं। ये क्या होता है? कार्बन 12 का द्रव्यमान, ये मैंने बताया था आपको। 6 मतलब परमाणु क्रमांक, 12 इसमें टोटल कण, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन होते हैं। ये यहाँ जो लिखते हैं वो क्या होता है? प्रोटॉन। ये आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ये प्रोटॉन होते हैं। और ये क्या होते हैं? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो कार्बन 12 का जो भार है बट्टा 12, 12 कण है ना? तो देखो सबका वजन क्या होता है? लगभग एक, अपन माने कि सबका लगभग क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है? समान होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश समान होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश समान होता है। सुनो सारी चीज बताता हूँ। चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का कितना होगा? प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। अरे ठीक है भाई, तो तीन चीज होते हैं परमाणु में। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में, बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। या तो ठीक है, अंदर पॉजिटिव जितने होंगे उतने बाहर नेगेटिव होंगे।
जितने अंदर प्रोटॉन होंगे उतने बार इलेक्ट्रॉन होते हैं, उदासीन में यही होता है। तो जितना प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का आवेश है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। फर्क ये कि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। और समझ में आया? बाहर वाले जो कण है वो हल्के होते हैं, बाहर वाले कण जो है वो क्या होते हैं, अंदर वाले कण कंपेरेटिवली क्या होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है, तो अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका जो द्रव्यमान है ऑलमोस्ट समान होता है। अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उनका द्रव्यमान लगभग समान होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा स्लाइटली कह सकते हैं ज्यादा होता है। बात आ रही समझ में? ठीक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो बढ़िया। तो अपन देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी देख ले तो 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 कूलम, 31 केजी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 केजी। ठीक है, ये पता होने चाहिए, केमिस्ट्री में भी काम आते हैं, फिजिक्स में भी काम होते हैं, और ये टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है 1.67, 1.67 10 की घात माइनस 27 कितने। बस इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा होता है, मतलब यहाँ एक डिजिट और मान लो बस है, ये 7-9 होता है। हाँ ठीक है, पक्का यही होता है ना, हाँ लगभग स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देख रहे हो ना? क्लियर? अपन अपने को जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, 1.67 ही लिखेंगे दोनों का, ज़्यादा अपन इतना याद रखेंगे अभी। ठीक है, क्लियर? तो चलो ये तो फिर 5 होगा, फिर एग्जैक्ट बता, ये 5 होगा फिर, कैसे होगा 7 यार, 6, 7, 8 अगर ऐसे होता तो मुझे याद ही रहता ना ट्रिक से। 6, 7, 8 नहीं होगा, एग्जैक्ट देखो तो बुक में कहीं में, इसमें देखो, बाकी को मतलब नहीं है, बस देख लो। वैसे अपना ये उद्देश्य अभी ये है नहीं। अभी देख लेते हैं ना, मास ऑफ मिला 1.672। 672 और 674, ये इसको करना 2 और ये है 4, इतना इसीलिए। ठीक है, जो ये बता रहा गूगल अपन ने मान लिया। ठीक है, 2 और 4, 1.6767 इतना ठीक था, 2 और 4। क्लियर? अब देखो तो उसने क्या है, देखो लगभग बराबर है, दोनों क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, तो दोनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल होंगे उनको क्या कहेंगे, न्यूक्लियन। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसने क्या बोला कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास न्यूट्रॉन, ये तो बाहर है, इसको तो छोड़ो अभी। ये जो है इनके द्रव्यमान के लिए चेक करना है, तो अपन क्या करते हैं, इससे तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि 6C12 का जो द्रव्यमान है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बताओ, इसका द्रव्यमान मतलब इसके प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, बट्टा 12 कण से भाग दे दूंगा तो कुल मिला के क्या आएगा, एक कण का द्रव्यमान आएगा कि नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, वापस मेरी भाषा में समझना इसको। ठीक है, मेरी भाषा में समझना, मैंने क्या बोला, 6C12 है, ठीक है, 12 ग्राम। ठीक है, या मैंने सी से ये लिया, इसमें 12 से भाग दे दिया, तो इसके हर एक कण का औसत द्रव्यमान आया कि नहीं आया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है टोटल 12 कण, तो 12 कण है और 12, मैं मान के जो तुम कहते 6 लोगों, 6 लोगों का वजन ऐड करके या तुम्हें एक साथ तोल के और बट्टा 6 कर दूं, तो क्या होगा, हर एक का औसत द्रव्यमान आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, उसी औसत द्रव्यमान को क्या माना, AMU माना। क्या माना, अरे बात तारीख नहीं समझ। और स्टैंडर्ड उसमें किसको माना, कार्बन 12 को, मतलब इस क्लास को, पास वाली क्लास को नहीं, इस क्लास को, पार्टिकुलर कार्बन 12 को। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या है, देखो परमाणु और अणुओं के द्रव्यमानों के संबंध में किलोग्राम एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, अतः परमाणुओं अणुओं के द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान में एक महत्वपूर्ण मानक मात्रक जैसे एकीकृत परमाणु संहति मात्रक, क्या बोला गया, परमाणु संहति, परमाणु मतलब एटॉमिक, संहति मतलब मास यूनिट, AMU का प्रयोग करते हैं।
जिसकी स्थापना परमाणु के द्रव्यमानों को इस प्रकार व्यक्त करने के लिए की गई है। एक एकीकृत परमाणु सहती मात्रा कितना होता है? एक एमयू, ए यू बोल दो, एमयू कितना होता है? इलेक्ट्रॉनों सहित कार्बन समस्थानिक परमाणुओं के द्रव्यमान का 1/12 भाग। अरे ठीक है भाई, क्या बोला? इलेक्ट्रॉनों सहित कार्बन समस्थानिक परमाणुओं के द्रव्यमान का कौन सा भाग? मैंने वही लिखा, ठीक है। 1.66 इंटू कितना है? 10 की घात -27। क्लियर के जी, ये एक एमयू का मान हो गया। तो अपन कह सकते एक एमयू। क्लियर। सामान्य वस्तुओं के द्रव्यमान मापन के लिए उसी तरह की सामान्य तुला का प्रयोग करते हैं जैसे परचून की दुकान में पाई जाती है। विश्व में पाई जाने वाली विशाल पिंडों जैसे ग्रहों, तारों आदि के द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रयोग करते हैं। अति सूक्ष्म कणों जैसे परमाणुओं, अपरमाणु कणों आदि के लघु द्रव्यमानों के मापन के लिए क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमानों के मापन के लिए हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों के प्रक्षेप पथ की त्रिज्या उस कण के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसने अलग अलग विधियां, बहुत सारी विधियां हैं, सारी विधियां अपन एक ही क्लास में तो पढ़ नहीं सकते। 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, सब आएगी धीरे धीरे। अभी इसने कहा कि भाई परमाणु वाले चैप्टर में एएमयू यूज करना, बात आ रही समझ में। और नॉर्मल चैप्टर में आप जो करते हो किलो ले लेना। और बड़े बड़े, मान को इतना बड़ा तराजू है कि अपने पास कि जाके चांद को उसके ऊपर रख के चांद को तोल ले कितना है, तो चांद को तोलने की विधियां अलग है। चांद को अपन नॉर्मली कैसे तोलेंगे कि चांद की मिट्टी ले ली, उसकी डेंसिटी ले ली, अरे बात आ रही समझ में, और चांद का व्यास ज्ञात कर लिया कल उस विधि से, व्यास ज्ञात किया तो उसका आयतन आ गया, उसकी मिट्टी ले ली तो उसकी डेंसिटी पता चल गई, डेंसिटी तो मास क्या हो गया? m बराबर वीरो होता है। वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी आ गई, तो मास निकाल लेंगे लगभग चांद का। अब इतना बड़ा तराजू तो लेके जा नहीं सकते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये समझ में आ रही है? तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं वॉल्यूम और डेंसिटी से। क्लियर भाई? चलो, तो बहुत सारी विधियां। तो आप अगर आपको लिखना है इसमें तो आप सीधा सीधा एक लिख दो, एक एएमयू की परिभाषा, एक एएमयू लिखो। लिखो, परमाणु और द्रव्यमानों के, परमाणु और अणुओं के द्रव्यमानों के संबंध में, परमाणु और अणुओं के द्रव्यमानों के संबंध में किलोग्राम एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। अतः इनके द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए, इनके द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए एकीकृत परमाणु संहति मात्रक का प्रयोग करते हैं। अतः इनके लिए एकीकृत परमाणु संहति मात्रक, ब्रैकेट में लिख देना AMU या U का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखा। अब लिखो एक AMU बराबर, लिखो एक AMU बराबर इलेक्ट्रॉनों सहित कार्बन समस्थानिक C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान, यहां तक लिखना सर, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों सहित कार्बन समस्थानिक C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान एक परमाणु के द्रव्यमान, यहां तक ही लिखना है, बट्टा 12 कर दो, बट्टा 12 फॉर्मूला बनाए। अरे यार ठीक है, समझ में आया? फॉर्मूला बना रहे थे इसलिए मैंने आपको कहा था इतना ही लिखना है, बट्टा अलग से कर दो 12। और अब उसके नीचे ये मान लिख दो, बराबर एक AMU बराबर, ठीक है। अरे क्लियर, एक AMU आएगा तो कर लेंगे। अब अपन बहुत, चलो मैं अब हटा रहा हूँ, ठीक है। 1.66 मान आ गया। द्रव्यमानों के परास कोई काम के नहीं है, छोड़ो। समय का मापन, ये भी कोई काम का नहीं है, देख लेते हैं क्या है, ठीक है।
विमानों के परास में क्या है, देखो ये आ गया, वैसे इलेक्ट्रॉन और ये सब परास लिखा है, तो परास से तो कोई मतलब नहीं है, जब अपन याद करेंगे तो एग्जैक्ट ही करेंगे। ये परास है कि इसकी परास ये, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ना पेपर में पूछेगा, कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। अब समय का मापन एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, काम का लगेगा तो, काम का तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन एक बार जब है तो अपन रीडिंग लगा लेते हैं शॉर्ट में 2 मिनट में, ठीक। काम का नहीं है। किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है। अब हम समय मापन हेतु समय का परमाणुीय मानक, क्या बोला, समय का परमाणुीय मानक प्रयोग करते हैं, जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है। यही राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी, जिसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं, का आधार है। ऐसे मानक अनेक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है। सीजियम परमाणु घड़ी में 1 सेकंड सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर से 2 अति सूक्ष्म स्तरों के संक्रमण के, याद है परिभाषा, हमने पढ़ी थी परिभाषा, 1 सेकंड की परिभाषा, जब सारी परिभाषा पढ़ी थी एसआई की साथ, तो अपन ने क्या कहा था, CGS 133 अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में जब संक्रमण करता है, क्या करता है, तो कितना समय लगता है, परिभाषा पढ़ी थी ये अपन ने, वही लिखी हुई है, क्लियर। तो इसने कहा कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए, तो आप लिखो समय का मापन में काम काम की चीजें लिखा, तो लिखो समय का मापन भी इतनी कोई खास है नहीं, लिख लो, कभी सवाल नहीं पूछा गया यहाँ से, देखो पहले क्लियर कह देता हूँ। समय का मापन, हेडिंग डाल दी, अब मैं बताऊं वहीं से लिखना। भौतिकी में समय मापन के लिए कई बार परमाणुीय, भौतिकी में समय मापन के लिए कई बार परमाणुीय मानक का प्रयोग करते हैं। जो सीजियम परमाणु, ब्रैकेट में लिखना, सीजियम 133 में, सीजियम परमाणु CS 133 में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है। बस यहाँ तक लिख दो। यही राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी, जिसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं, का आधार है। ठीक है, सीजियम 133 इसने कहा है भाई, सीजियम 133 है, उसे परमाणु घड़ी कहते हैं, वही परमाणुीय मानक है, उसे ही क्या कहते हैं, उसको सीजियम घड़ी कहते हैं, ये सब बात है। ठीक है, यहाँ तक लिख दो। यहाँ तक सिर्फ आधार है तक। ठीक है, अब इधर देखो, छोड़ो, अब इसका आगे कोई ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है। क्या याद होना चाहिए समय के लिए, आपको पता है नॉर्मल अपनी घड़ी जो चलती है वही घड़ी काम की है। परमाणुओं के लिए कभी कभी कौन सी घड़ी यूज करते हैं, सीजियम 133। सीजियम 133, सीजियम एक परमाणु है, इसलिए यह भी एक परमाणु घड़ी है, और यही एक परमाणुीय मानक है। समझ में आया कि नहीं आया, सीजियम 133, सीजियम क्या एक परमाणु है, तो सीजियम घड़ी क्या है, सीजियम 133 पे काम करती है। सीजियम घड़ी, परमाणु घड़ी और परमाणुीय मानक। ठीक है, सीधा पूछेगा परमाणुीय घड़ी में कौन से तत्व का प्रयोग होता है, सीजियम। ठीक है भाई, इतना या सीजियम 133, बस, इससे ज़्यादा जाना नहीं, कभी नहीं पूछा गया, कभी कोई सवाल नहीं आया। ठीक है, और हम जनरली ये पढ़ाते भी नहीं है फालतू ये चीज़ें, कोई मतलब नहीं। अब आता है काम की चीज़, यहाँ से जहाँ सवाल बनते हैं। अब यथार्थता सुनना, यंत्रों की परिशुद्धता और मापन में त्रुटि। ठीक है, यथार्थता का मतलब है, इसको इंग्लिश में लिखें तो ये क्या, एक्यूरेसी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये प्रिसीजन, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और ये एरर। ठीक है, देखो क्या होता है, यथार्थता, परिशुद्धता, क्लियर, एक्यूरेट। अब आप ये बताओ, सुनना, अब आप इस पे अगर निशाना लगाओगे, ये तो पढ़ा है यहाँ पे समझाने के लिए, हर बार इसकी जरूरत होती है, अभी पढ़ा है। ठीक है, आप इस पे निशाना लगाओगे तो यहाँ पे निशाना लगेगा वो एक्यूरेट होगा, या यहाँ लगेगा वो एक्यूरेट होगा, ये बताओ।
सेंटर पे लगेगा वो एक्यूरेट होगा। समझ में आ रही बात? तो एक्यूरेसी का मतलब, यथार्थता का मतलब है कि जो एग्जैक्ट मान है उसके करीब होना चाहिए, और वो हर बार तो लगेगा नहीं। सेंटर पे क्या लगता है, क्या मुश्किल है ना, पर उसके आसपास होना चाहिए। तो अपन सबका कोशिश क्या रहती है कि भाई यहाँ लगा दो या यहाँ लग जाए, है ना, इसके आसपास। तो ये तो क्या हो गया, यथार्थ हो गया मान। बात आ रही समझ में? क्लियर? अब बात आती है अगली, परिशुद्धता। परिशुद्धता का मतलब क्या है कि बार ही बार, मतलब आप निशाना ऐसे लगा रहे हो कि आपका निशाना बार बार एक ही जगह पे जा रहा है, तो आपके लिए वो जगह क्या होगी, परिशुद्ध हो गई। आप कहोगे यार गड़बड़ है, मैं सेंटर की कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार यही लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो होगी ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, परिशुद्ध है। बार बार आपका वही लग रहा है, इसका मतलब क्या, आप लगाने की कोशिश करो, मतलब वो एक्यूरेट है पर एक्यूरेट पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपका बार बार एक ही जगह पे लग रहा है, वो क्या है, परिशुद्ध। मतलब आपके लिए शुद्ध मान यही है। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आया कि अंतर नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जी यदि 9.8 है, ठीक है, तो 10 ले लो या 9.6 ले लो, ये तो एक्यूरेट के आसपास के मान हो गए इसके। मान के चलो मैंने मान नापा और मेरा अगर 13 आ रहा है, जी का मान 13 आ रहा है, फिर 13.1 आ रहा है, फिर 13.2 आ रहा है, फिर 13.3 आ रहा है, ये बहुत सारे मान आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए मान क्या हो गए, परिशुद्ध। और ये मान क्या हो गए, एक्यूरेट, उसी के आसपास है ना। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही? जो मुख्य मान है उसके आसपास के मान होंगे, वो तो होंगे क्या, यथार्थ, और ये होंगे परिशुद्ध। समझ में आया कि नहीं आया? इतना दिमाग घुसना चाहिए, बहुत कठिन वर्ड है, समझ में आया यहाँ बैठे दिमाग? ठीक ठीक। बात करते हैं जब फिजिक्स की, तो एक्यूरेसी वर्ड आया, तो एक एक्यूरेसी वर्ड से एक और चीज बता देते हैं। इस दुनिया में दो चीजें हैं भाई, ध्यान रखना, एक है एक्यूरेसी और एक है स्पीड, ठीक है। जो चीज पहले लाओगे, ठीक है, बात है समझ में, जैसे मान के चलो आप एक्यूरेसी ले आए तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमेशा अपने को क्या करना है, पहले किसी भी काम में क्या लानी है, एक्यूरेसी लानी है। अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं लाएंगे, टाइम भले ही लगे, पर उसमें क्या लानी है, एक्यूरेसी, चीज सही होनी चाहिए। पहले कोई क्वेश्चन है, मान के जाओ 10 मिनट में ही सॉल्व कर लो, कहाँ दिक्कत है। फिर इसको डिक्रीज करते करते कहाँ लाओगे, 1 2 3 मिनट तक। कंपटीशन में इतनी देर में करना होता है सवाल, तो 10 मिनट में पहले करा, फिर 9 में करा, फिर 8 में करा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो होता रहेगा। क्लियर? और मान के चलो पहले आपने स्पीड पकड़ ली कि यार मुझे सवाल तो 1 2 मिनट में ही करना है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलाने से उदाहरण ले लो, जब भी कोई नई नई गाड़ी चलाता है तो क्या 70 80 की स्पीड में चलाना सीखता है? 70 80 चलाएगा तो एक बार होएगा बचेड़, महीना भर रेस्ट, होएगा नहीं होएगा, क्या होएगा, रेस्ट, घर में बैठ के करो आराम। फिर वो इसकी हिम्मत नहीं होगी कि बाइक उठा ले, क्योंकि सब जगह से तो छिला हुआ होगा, है ना। बात आ रही समझ में? होता है नहीं होता? और मान के चलो आपने क्या किया, गाड़ी पहले धीरे धीरे चलाना सीखा, फिर काफी बार होता है ना, लोग कान पे फोन लगा के भी चला लेते हैं। बात है समझ में? क्लियर? 10 12 फौज को इधर उधर बिठा देते हैं गाड़ी के ऊपर, है ना, है, फिर भी चला लेते, मैनेज करते करते नहीं करते। उनकी क्या हो गई है, एक्यूरेसी आ गई है। अब क्या है, अब वो भले तेज स्पीड में चलाए तो भी मेंटेन कर लेंगे। कोई नींद में होता है तो भी गाड़ी चला लेता है, उसको पता नहीं चलता मैं कौन से गियर में गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, वो चला लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्या आ गई, एक्यूरेसी आ गई। तो पहले अपने को क्या लानी है, एक्यूरेसी लानी है, ये चीज ध्यान रखना। टाइम भले लगे पर पहले चीज सही होनी चाहिए। 1 2 बार सही हुई तो आपको ये तो लगेगा कि मेरे को चीज आ गई, अब मुझे क्या करना है, इसका समय तो कम करना। पता चला चीज ही गलत आ गई तो फिर समय मायने नहीं रखता। मैं कह रहा हूं अगर आप 5 मिनट में 2 सवाल करते हो, दोनों सही करते हो मान लो, तो ठीक है। और कोई बंदा 5 मिनट में 4 सवाल करता है और 3 गलत करता है, तो क्या मामला, कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी उसकी। तो ये चीज़ को ध्यान रखो, भले ही समय थोड़ा ज़्यादा लगे, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, तो पढ़ते हैं क्या है कि मापन समस्त प्रायोगिक विज्ञान और औद्योगिक का क्या है, समस्त प्रायोगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मूलाधार है। क्या है भाई, मापन, ठीक है। किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिणामों को कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है, अभी बताया था ना,
मैं लैब में मैंने है ना जी बहुत नापा, मेरा जी हमेशा 13, 14, 15 आया। जी होता कितना है? 9.8। त्रुटि आएगी, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ता है? त्रुटि निकालनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी त्रुटि इतनी है। बात है कैसे निकालेंगे? आप लॉजिक इतना आपको आता है, मुझे पता है। मैंने अभी बताया जी आया मान लो मेरा 10, ओरिजिनल जी है मेरा 9.8, ठीक है। तो त्रुटि कैसे निकालूंगा? 0.2 बट्टा ओरिजिनल से कंपेयर करूंगा इंटू 100। अरे यही होगी ना त्रुटि। तो आगे देखना त्रुटि में यही सब कुछ पढ़ेंगे। अरे ऐसे निकालूंगा त्रुटि भाई, अंतर। और किसके आधार पे? जो मेन पहले होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बट्टे में आ गया। ये हमेशा कंफ्यूज कभी मत होना। देखो कभी भी त्रुटि अंतर निकालते क्या होता है? अंतर तो निकाल लोगे, बट्टे में क्या रखोगे? जो स्टैंडर्ड या पहले है। यहाँ 9.8, 9.8 पे निकाल रहे हैं अपन इंटू 100। अब इसका डेरिवेशन आएगा आगे देखना, याद रखना अभी मैं यही बता रहा हूँ साथ में। इसको मैं कर दूंगा डेल्टा ए में परिवर्तन, या डेल्टा जी कर दूँ, जी कर दो, डेल्टा जी बट्टा जी इंटू 100। यही त्रुटि पढ़नी है अपने को। अरे क्लियर है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आगे अभी तो थ्योरेटिकल चलेगा, आगे पूरा अपने को यही पढ़ना है, ठीक है। यहीं से सारा क्लियर हो गया। अब इसको मैं थोड़ा और जचाता हूँ। इस त्रुटि को कहते हैं सिर्फ इतना, जिसमें क्या किया मैंने? डेल्टा जी मतलब क्या? जी डैश माइनस जी कर दो। अरे भाई नया वाला माइनस ये जी डैश मान लो और ये जी मान लो, तो नया वाला माइनस पुराना वाला, या पुराना वाला माइनस नया वाला, कुछ भी किया या है। तो ये डेल्टा जी, इसको कहते हैं परम त्रुटि। क्या कहते हैं? कौन सी त्रुटि? क्लियर? देखो मैं तुलना करके बताया अभी आपको, देखो दिमाग में सेट हो गया होगा। इसको कहते हैं सापेक्षिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि? सापेक्षिक या अपेक्षिक, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये जो त्रुटि है ये निरपेक्ष त्रुटि है। कौन सी है? ये किसी पर निर्भर नहीं कर रही ना, निरपेक्ष है, परम है। बट्टे में आ गई तो ये सापेक्षिक होगी, दोनों का बट्टा है ना, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? और इंटू 100 करते ये हो जाएगी प्रतिशत। अरे चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आया क्यों क्या क्या निकाला अपन ने, ठीक है। मेनली अपने काम क्या आता है? यही जनरली यही काम आता है, ठीक है। प्रतिशत में ही निकालते हैं अपन जनरली, ये बहुत कम आएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, ये बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, चलो हटा दो उसको, जब पढ़ेंगे आगे तब आ जाएगा। अभी लगो देखो क्या है। तो कुछ अनिश्चितता रहती है। निश्चितता क्या कहलाती है? क्या क्या मापन में सभी परिमाणों में कुछ ना कुछ क्या रहती है? अनिश्चितता रहती है, और यह अनिश्चितता त्रुटि कहलाती है, ठीक है। तो त्रुटि की परिभाषा लिखो, लिखो। त्रुटि किसी भौतिक राशि के मुख्य मान तथा मापे गए मान के अंतर को, किसी भौतिक राशि के मुख्य मान तथा मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो त्रुटि होती है। यहाँ हम दो तकनीक यथार्थता और परिशुद्धता में प्रभेद करेंगे। प्रभेद, ठीक है, ये भेद समझाया जो मैंने समझा दिया आपको। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। समझ आ रही बात? जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। बात आ रही समझ में? ये लिखो, ये लिख देना सीधा, यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर, या तो ये हेडिंग डाल देना फिर ये लिख दो बस।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसका उदाहरण भी कर लेते हैं, ये हटा रहा हूँ, देखो उदाहरण भी यहाँ से समझ लेते हैं। मापन की यथार्थता कई कारकों पर निर्भर कर सकती है, जिसमें मापक यंत्रों का विभेदन या सीमा भी सम्मिलित है। उदाहरण के लिए माना कि किसी लंबाई का वास्तविक मान कितना है, 3.678। सुनना, देखो मैंने अभी जो बताया ना उसी को समझना, ये वाला मान। देखो इसमें सारे मान थे परिशुद्ध है लेकिन पास पास है, ये यथार्थ है लेकिन दूर दूर है। अरे बात आ रही समझ में? मतलब इनकी विभेदन क्षमता क्या है, अलग, मतलब ये एक ही जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखना कि इसने कहा कि माना कि किसी लंबाई का, लंबाई मापी कोई 3.678, एग्जैक्ट मान इतना है। ठीक है, एक प्रयोग में अपन ने 0.1 सेंटीमीटर विभेदन क्षमता का मापक यंत्र, मतलब नॉर्मल स्केल है ना, नॉर्मल स्केल इतना ही होता है। नॉर्मल स्केल के प्रयोग से इसका मान अपन ने नापा तो लगभग कितना आया, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 एक अंक तक आया। ठीक है, पॉइंट के बाद एक्चुअल में है कितना, पॉइंट के बाद 3 अंक तक। ठीक है, जबकि दूसरे प्रयोग में अधिक विभेदन वाला 0.01 मापक यंत्र, इसके पीछे लिख देना भले, है ना, मापक यंत्र मतलब इसको क्या लिखेंगे, साधारण स्केल। ठीक है, या मीटर स्केल, इसको लिखेंगे वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स, मापक यंत्र वर्नियर कैलिपर्स प्रयोग करके उसकी लंबाई को कितना नापा अपन ने, 3.38 सेंटीमीटर मापा गया। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ मुख्य मान के करीब कौन है, पहला कि दूसरा? पहला ना, अरे पहला है ना, मुख्य मान के करीब तो पहला है 3.5। तो ये तो हो गया यथार्थ, लेकिन शुद्ध कौन है, 2 अंकों तक ज्ञात किया है। शुद्ध कौन है, शुद्ध भले ये दूर है लेकिन शुद्ध ये वाला। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अरे पॉइंट के बाद जितने ज्यादा एग्जैक्ट नापेंगे उतना होगा ना। अरे मान के चलो आपने किसी का हिसाब बना, मान के चलो किसी से 1,72,333 रुपये। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट उतने पैसे दे, ठीक है, या 30 रुपए तक दे, तो ये तो क्या हो गया, परिशुद्ध हो गया, उसके करीब दे। बात है 1,03,33 की जगह 330 दे दे, तो परिशुद्ध हो गया। क्लियर? या ये यथार्थ हो गया, या एक जगह दे रहा है 1,03,000 दे रहा है, ये एग्जाम्पल बैठा नहीं ना। इसको ऐसा करते हैं, 1,02,330, हाँ ये मान लो, ये एक ये है। ठीक है, तो एक में वो पैसे दे रहा है 12,300, मान लो फॉर एग्जांपल 12,300 दे रहा है। ठीक है, और एक में नहीं, इससे वो बैठेगा भी नहीं, रुपयों में अपन इसको काउंट ही नहीं कर सकते, अपन इसी से कर सकते हैं। ठीक है, रुपयों में काउंट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉइंट में चले जाएंगे, और पैसे में तो अपने को क्या है कि नाप तो इतना आया तो ठीक है, पर पैसे में तो अपन जितना उसके करीब जाएंगे एक्यूरेट तो वही होगा, तो अपन इसे पॉइंट में जा ही नहीं सकते। ये वाला उदाहरण सही है कि अगर 3.678 सेंटीमीटर मापना है तो एक बार अपन ने मापा 3.5, एक बार अपन ने मापा 3.38, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक मान लिया। क्लियर? ठीक है, तो ये इसके करीब है, तो ये हो गया यथार्थ, और ये कितना हो गया, ये कौन सा हो गया, परिशुद्ध। ये यहाँ तक लिखो भाई। ठीक है, परंतु अधिक परिशुद्ध है, लिखो। और 300, तो इसमें रुपयों को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि पैसों को माप थोड़ी सकते हैं, वो तो काउंटिंग होती है उसकी। लिख लिया? हाँ, टिक कर दिया, हाँ टिक कर दिया, घर पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बुक रखा करो, टिक कर दो भले, घर पे कर लिया करो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हटा दूँ? टिक कर दिया करो भले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई, ये समझ आया पूरा, क्योंकि वास्तविक मान के निकट है जबकि दूसरा माप यथार्थ,
परंतु अधिक परिशुद्ध है, ठीक है। कम यथार्थ, दूसरा माप क्या था 3.38, यथार्थ तो कम था परिशुद्ध ज्यादा था, पहला वाला परिशुद्ध कम था यथार्थ ज्यादा था, ठीक है। अतः मापन में त्रुटियों के कारण यह माप एक सन्निकट माप है, ठीक है। सामान्य मापन में त्रुटियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ये आपको अगर लिख ही रहे हो तो घर से मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटियां, नाम से सुनना क्या, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां लिखना। त्रुटियां, ठीक है, त्रुटियों के प्रकार, पहला क्रमबद्ध, दूसरा यादृच्छिक। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है, बार बार आती, क्रम से आ रही है। नाम में क्लियर, देखो नाम से समझोगे, अपन इतना कितना याद रखेंगे, नहीं याद रख सकते। नाम से क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रम से आ रही है, बार बार आ रही है, मैं कर रहा हूँ तो ये आ रही है, आप कर रहे हो तो ये आ रही है, ये कर रहा तो ये आ रही है, ठीक है। एक आ रही है यादृच्छिक, रैंडमली, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, क्या हो रही है, रैंडमली आ रही है, ठीक है। समझ में आया, दो चीजें, ठीक है। तो देखो अब क्रमबद्ध त्रुटि कब आएगी, तो देखो मान के चलो यंत्र में ही प्रॉब्लम हो, जो यंत्र अपन यूज कर रहे हैं उसी में ही प्रॉब्लम हो, तो मैं करूंगा तो ही आएगी, आप करोगे तो भी आएगी, सीधी सी बात है, क्लियर। अब देखो चलो भाई इसको ऊपर कर लेते हैं पूरा। क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां होती है जो किसी एक दिशा धनात्मक या ऋणात्मक में प्रवृत्त होती है और बार बार क्रम से आती है। क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ स्रोत निम्नलिखित है, ठीक है भाई। मतलब या तो पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव आएगी, या नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। सेम लैंग्वेज लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया लिखा हुआ है। यंत्र का त्रुटियां, ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, मतलब मापक यंत्र जो है, मापने वाला जो यंत्र है, उसने क्या किया, अपूर्ण अभिकल्पना, मतलब सही से बना नहीं, क्लियर। त्रुटिपूर्ण अंशांकन, मान के चलो आपको पता है 9 लाइनें होनी चाहिए बीच में, मान के जो 8 लाइनें आ गई कहीं पे, डिजाइन उसको ऐसा किया, गलती हो गई, बात है समझ में, तो ये 8 ही आ गई। फिर क्या करते हैं, जो कंपनी ने अब छाप दी उसका क्या करेंगे, तो कम रेट में निकाल देते हैं, स्कूलों में पहुंच जाते हैं, अब स्कूल में बच्चे वही यूज करते हैं, तो त्रुटि तो आनी आनी है। तो त्रुटिपूर्ण अंशांकन या शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि क्या होती है, शून्य से शून्य मिलना चाहिए। मैंने बताया कहीं कहीं पे क्या होता है, वर्नियर कैलिपर सॉल्वर में क्या होता है, 2 स्केल होते हैं, 2 स्केल में क्या होता है, उस एक का शून्य दूसरे शून्य से मैच होना चाहिए। अगर शून्य मैच नहीं हो रहा तो वो कौन सी त्रुटि है, शून्यांक त्रुटि। उसको चेक ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मतलब 2 स्केल होते हैं, बता देता हूँ कैसे, ऐसे होते हैं लाइनें, एक छोटा स्केल इधर और होता है, उसका ये शून्य होता है, उसका शून्य इस शून्य से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, आगे पीछे हुआ तो त्रुटि आएगी। शून्य अंक, दोनों के जो शून्य अंक है वो मिलने चाहिए, शून्यांक त्रुटि ये होती है, ठीक है, क्लियर भाई। जहाँ भी 2 पैमाने होते हैं ना साथ में, उसमें शून्यांक त्रुटि चेक करते हैं, ठीक है। तो एक शून्यांक त्रुटि आ गई, त्रुटिपूर्ण अंशांकन आ गया, उसकी डिजाइन सही नहीं है, अभिकल्पन का मतलब क्या है, डिजाइन, ठीक है, क्लियर। आदि के कारण होती है, उदाहरण हो सकता है कि किसी तापमापी का अंशांकन ठीक नहीं हुआ, आर लिखो, किसी स्केल का अंशांकन ठीक नहीं हुआ, ठीक है, बात है ना। स्केल के 1 सेंटीमीटर के बीच में 9, ठीक है, 9 क्या होते हैं, 9 हिस्सों की जगह 8 हिस्से ही हो, तो क्या होगा, हर मापन में त्रुटि देगा। अपन करते थे नहीं, छोटे थे तो अपन स्केल मान के आगे से थोड़ा सा टूट जाता था, ठीक है, तो अपन क्या करते थे, उसी स्केल को लगभग लगभग लगा देते, टक, आगे से मान लिया इतना टूटा हुआ है तो यहीं कहीं आएगा, बात आ रही समझ में। तो क्या होता है, वो त्रुटि हो जाती थी, वो थोड़ी सी त्रुटि आगे जाके बड़ी हो जाती थी। तो लिखा हुआ है ठीक ना हुआ तो परिणाम से एसटीपी पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्थान पर क्या देगा, 104 डिग्री। अंशांकन ही सही नहीं हुआ हो तो 4 हो जाएगा, क्लियर भाई। किसी वर्नियर कैलिपर्स में दोनों जबड़े मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य चिन्ह मुख्य पैमाने के शून्य चिन्ह से संपाती न हो तो किसी, तो क्या हो, तो कौन सा होगा, शून्यांक त्रुटि। अरे भाई देखो इसकी सबका एक एक एग्जाम्पल बता, देखो डिजाइन में गड़बड़ है वो तो किसी में हो सकती है। त्रुटिपूर्ण अंशांकन ये मैंने बता दिया आपको, नॉर्मल स्केल का या पैमाने इसका थर्मामीटर का ले लेना। शून्यांक त्रुटि वर्नियर कैलिपर से बता दी, दोनों का एक उदाहरण बता दिया, लिख लोगे तो आपको घर से लिख के लाना। प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, इसमें क्या है, तकनीक सही नहीं है, जो प्रोसीजर करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं तो त्रुटि आएगी। और बात आ रही कि नहीं समझ में। अब मान के चलो केमिस्ट्री में प्रयोग कर रहे हैं, परख नली बिल्कुल खाली होनी चाहिए, पता चला परख नली में पहले से सॉल्यूशन पड़ा है, आपने और कुछ डाल दिया, बात आ रही समझ में, और फिर आप रीडिंग लाने के लिए गुलाबी रंग लाने की कोशिश करो तो नहीं आएगा, चीज आ रही समझ में। तो क्या है, मानव शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए यदि आप तापमापी को बगल में लगाकर ताप ज्ञात करेंगे तो यह ताप शरीर के वास्तविक ताप से सदैव ही कुछ कम आएगा।
तापमान कहाँ नापते हैं, बुखार बुखार का बताओ, या नॉर्मल ताप? मुंह में नापते हैं, टंग के नीचे स्टैंडर्ड। अब कहीं और लगा के आप नापोगे तो मान अलग ही आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा बता रहे, ठीक है। तकनीक मतलब एग्जैक्ट तकनीक नहीं ना, जो स्टैंडर्ड जहाँ जीभ के नीचे रखना चाहिए वहीं रखो भाई, कहीं और रखोगे तो आंसर गलत ही आएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि में अपूर्णता, कार्य विधि सही नहीं है, ठीक है। प्रयोग के दौरान बाह्य परिस्थितियां, दाब ताप आदि, वेग आर्द्रता आदि में परिवर्तन मापन में क्रमबद्ध त्रुटियां प्रस्तुत कर सकती है, ठीक है। व्यक्तिगत त्रुटियां, अब व्यक्तिगत त्रुटियों की बात करें तो व्यक्ति में खुद में ही प्रॉब्लम है, व्यक्ति नालायक है, ठीक है, लैब में ढंग से प्रैक्टिकल करता नहीं है, ठीक है। बात है क्लियर, घूम फिर के आता है, फिर जल्दी से लाइन वाइन खींच लेता है, आंकड़े जल्दी जल्दी लेता है, तो गड़बड़ होगा। मान के चलो कोई लैब में जाते हिलने लगता है, भय लगता है उसको, है ना, तो क्या होता है, वाइब्रेशन में वो टेंशन में तो वैसे ही गड़बड़ करेगा, प्रैक्टिकल में होता है। बच्चा जितना डरेगा उतना गलत करेगा, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिकल में मैंने ऑब्जर्व किया है, जो निकम्मे रोड बच्चे होते हैं ना, ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छे कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये प्रोसीजर है, करना है, ठीक है। मतलब कहते हैं, अपन कह सकते हैं कि गलियों में है ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, और अपने जैसे लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन यार हर बार टेंस, ग्रामर, इसको फील करते हुए चलते हैं। उनको क्या मतलब है, उनको पता है, उनको तो कुछ भी इंग्लिश में बोलना है, उनको गलत बोलेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे अंग्रेज, सही बात है, क्लियर। और अपने क्या होता है यार, कहीं गलत बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, इसी डर से अपनी अंग्रेजी नहीं निकलती, यही फर्क है। हिंदी मीडियम वालों में क्या होता है, जैसे नॉर्मल बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गया, आप देखोगे यूट्यूब वगैरह पे फटाफट इंग्लिश बोल रहे हैं, उनको भय है नहीं। और आप भाषण अच्छा कब दे सकते हो, नेता, नेता भाषण अच्छा दे सकते हैं, अपन अच्छा भाषण नहीं दे पाते, क्यों? तो नेता क्या समझते हैं, नेता जनता को समझते हैं बेवकूफ है। खुद भले ही कितनी पढ़े हुए हो, जनता के सामने खड़े हो जाते हैं जैसे सब कुछ यही है, और जनता उनको सुनती है, बात है समझ में, तो वो भाषण अच्छा दे पाते हैं। और अपन क्या सोचते हैं कि गलत बोल दिए तो अपना ये जो होता है ना, गलत बोल दिए, ये कॉन्फिडेंस अपना लूज करता है। वही चीज यहाँ पे, ठीक है। तो मान के जो कोई देखने में महंगा हो, रीडिंग लेनी कुछ ले कुछ रहा है, अरे बात आ रही कि नहीं समझ, सारे सिस्टम मान के चलो। अब आता है व्यक्तिगत त्रुटियां, तो ये देखो, ये त्रुटियां एक्सा के किसी पूर्वाग्रह उपकरण के समंजन में रह गई कमी, उपकरण को समायोजित नहीं किया, जो सिस्टम सेट करना था ना उसको समायोजित नहीं, मतलब है ना, इधर उधर खेल कूद रहा है, आया सीधा प्रयोग कर लिया। प्रयोग को भाई उपकरण का सेटअप चेक करना होता है पहले, कि भाई कई काफ़ी बार होता है कि ये ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चेक करना पड़ता है, ठीक है। लेते समय प्रेक्षक द्वारा उचित सावधानियां न बरतने आदि के कारण ही होती है। उदाहरण के लिए प्रकाशीय मंच पर सुई की स्थिति का, पैमाने पर पाठ्यांक लेते समय यदि आप स्वभाव के कारण अपना सिर सदैव सही स्थिति से थोड़ा दाईं ओर रखेंगे तो पाठन में लंबन के कारण त्रुटि आ जाएगी। भाई आपने एक प्रयोग जैसे मैंने ना, सुई को ऐसे ऐसे रखना है, क्लियर। अब आपको सुई को ऐसे चेक करना है, आपने गलत एंगल से चेक कर लिया, सुई थोड़ी ऐसी रह गई तो गड़बड़ हो जाएगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब क्या है, सुधरी हुई प्रायोगिक तकनीकों के प्रयोग के लिए अपेक्षाकृत अच्छे मापन यंत्रों का चयन यथासंभव व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को दूर करके क्रमबद्ध त्रुटियों को कम किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटियों को अपन ऐसे कम कर सकते हैं। तो कितने तरह के क्रमबद्ध है, 3 तरह के, यंत्र में कमी, तकनीक में कमी, और व्यक्ति में खुद में कमी। क्या कौन कौन सी होगी? यंत्र में कमी, व्यक्ति में खुद में कमी, और उसकी तकनीक में कमी, क्लियर। यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती है, रेंडमली आ जाती है, बस इसको 5 मिनट खत्म करेंगे। कब आती है, कैसे आती है, रेंडमली। मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को क्या कहते हैं, अनियमित। नियमित नहीं है, मर्जी पड़े तो आगे, ठीक है। इसलिए इसे चिन्ह और परिमाण में यादृच्छिक कहते हैं, मतलब ये कभी प्लस होती है और कभी माइनस होती है। यादृच्छिक त्रुटियां प्रायोगिक अवस्थाओं, ताप वोल्टा, देखो ये मेन यहाँ है, ये यहाँ पे आदि में होने पर यादृच्छिक आता क्या होता है। मान के चलो मैं प्रयोग कर रहा हूँ ओम का नियम, कौन सा प्रयोग कर रहा हूँ, मैं ओम का नियम कर रहा हूँ भाई, ठीक है। लिख के लाना, कई उदाहरण उदाहरण सब डाल देना जो मैं बता भी रहा हूँ। ओम का नियम आप कर रहे हो, मान के चलो इसने किया, ठीक है, तो सही वोल्टेज आ रहा था। कल मान के चलो अपना नंबर आया, अपन गए, अपन ने प्रयोग किया, ठीक है, वोल्टेज डाउन है मान लो, या अपनी जो वोल्टेज वाली जो मशीन है जो अपने को करंट दे रही है उसमें कोई त्रुटि आ गई, वो वोल्टेज अप डाउन कर रहे हैं,
तो अपनी वो रीडिंग आएगी क्या? नहीं आएगी। चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब मान के चलो अपन को ताप का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने किया, मान के चलो जुलाई अगस्त में, तब गर्मी पड़ती है, तो इसकी रीडिंग उसके अकॉर्डिंग आ गई। अपन अपना नंबर आया उसी प्रैक्टिकल में विंटर में, सर्दियों में, आया कि नहीं आया? तो अपन सर्दियों में उपयोग करेंगे तो वातावरण के ताप का फर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो ये इस तरह से। तो यादृच्छिक रैंडमली किसी के आती किसी के नहीं आती है। एक ही दिन में भी मौसम चेंज हो जाता है। भी सुबह धूप है, दोपहर में मतलब गर्मी आ गई, सुबह मान के मौसम ठंडा है, दोपहर में गर्मी आ गई। तो यादृच्छिक अणु में उतार चढ़ाव के कारण तथा पाठ्यांक के समय प्रेक्षक द्वारा की गई पूर्वाग्रह रहित व्यक्तिगत त्रुटियों आदि के कारण होती है। ठीक है। इसमें वही है, रैंडमली त्रुटि लिखना 35 से लिख लिया 36, अब वो 36 के हिसाब से गणना करेगा, तो रैंडम। अब वो 36 हमेशा तो लिखेगा नहीं, कभी कभी होता है ना, अरे कभी कभी होता है ना, 36 + 2 अपने लिए 39 हो जाता है, तो हो जाता है। फिर अपन 2-3 बार भी गणना करेंगे तो वही रहेगा, वही वाली बात यहाँ है। ठीक है। अल्पतमांक त्रुटि, नेक्स्ट। अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है? ये अभी जो अपन ने उदाहरण लिया ना, उसी से संबंधित करके इसको जोड़ देते बस। 3.678 मापना है, क्लियर। और अपन इसके लिए ले आए मीटर स्केल, क्या लाए? तो क्या नापेगा मीटर स्केल? या तो 3.6 और 3.7, और इसके बीच में बिंदु लगा दूंगा, लगा दूंगा ना, ऐसे लगभग करते थे अपन, हैं? तो ये क्या एग्जैक्ट है क्या? अरे एग्जैक्ट नहीं है ना, मेरे को पता है 3.678 है, तो 3.6 से ज़्यादा, 3.7 से कम, तो मैं क्या 6 और 7 के बीच में लगा दूंगा। तो ये त्रुटि है, अल्पतमांक त्रुटि। मगर आपको एग्जैक्ट यही नापना है तो आपको इसी लेवल का यंत्र लाना चाहिए। तो क्या लाओगे आप इसके लिए? स्क्रू गेज लाओगे। स्क्रू गेज की अल्पतमांक कितना होता है? इतना 0.001, 3 अंकों तक आ जाएगा ना पॉइंट के बाद। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो कौन सा लाओगे? स्क्रू गेज, यही लिखा हुआ है, देखो इसको खत्म करते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा मापे जा सकने वाले छोटे से छोटे मान को उस मापक यंत्र का क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या मापित मान उसके अल्पतमांक तक ही सही होते हैं। अल्पतमांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि है जो मापक यंत्र के विभेदन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसी वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक इतना है, गोलाई मापी का अल्पतमांक इतना है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक इतना है। स्क्रू गेज भी लिख देना अभी साथ में, ठीक है, क्लियर। स्लैश कर देना, स्क्रू गेज और ये अलग अलग होते हैं दोनों, ध्यान रखना, ठीक है, पर दोनों का सेम आता है, ठीक है। आप याद रखना, स्फेरोमीटर से स्क्रू गेज दोनों का क्या होता है? 0.001, ठीक है। अल्पतमांक त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटियों की श्रेणी में एक सीमित परिमाण तक ही रखा जा सकता है। यह त्रुटि क्रमबद्ध और यादृच्छिक दोनों ही के साथ हो सकती है। मतलब ये दो हो गई, क्या हो गई? पहले क्रमबद्ध, फिर हो गई यादृच्छिक, और अल्पतमांक दोनों के साथ कभी भी हो सकती है। यदि हम लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं तो अंकन कितना आता है? 1 mm। 1 mm क्या हो गया? अभी आप समझोगे नहीं, तो आप इसको अपनी भाषा में लिख दिया अगर 0.1 सेंटीमीटर। कभी कभी किताब वाला अपनी भाषा में लिखता है, वो लिखेगा 1 mm। अब मैं भी जब भी नोट्स बनाता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो 1 mm मेरे को घुसता ही नहीं दिमाग में, तो मैं उसको सीधा क्या करता हूँ? 0.01 कर देता हूँ, तो सीधा घुस जाता कि अभी इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अधिक परिशुद्ध मापन यंत्रों के प्रयोग करके, इसमें उदाहरण लिख देना, कौन सा कौन सा? 3.678 वाला वापस, कि किसी लकड़ी की मोटाई यदि 3.678 सेंटीमीटर है, उधर ऐसे चेंज कर देना, कर दोगे ना, ठीक है। और यदि हम इसको साधारण स्केल से नापते हैं तो हम 3.6 या 3.7 तक ही इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रुटि आना स्वाभाविक है, यही त्रुटि अल्पतमांक त्रुटि कहलाती है। तो इसके लिए हमें स्क्रू गेज या गोलाई मापी का प्रयोग करके 0.001 अल्पतमांक वाले स्क्रू गेज या स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर, है ना, गोलाई मापी मतलब स्फेरोमीटर का प्रयोग करके इस लकड़ी की मोटाई परिशुद्धता से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो। अधिक परिशुद्ध मापन यंत्रों के लिए प्रायोगिक तकनीक में सुधार आदि के द्वारा हम अल्पतमांक त्रुटि को कम कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, कम करने का तरीका प्रेक्षणों को कई बार दोहराने पर। अब देखो, अब कम करने के तरीके देख लो, बस खत्म। अल्पतमांक त्रुटि को कैसे कम कर सकते हैं? प्रायोगिक तकनीक में सुधार करके, मापक यंत्र, अच्छे मापक यंत्रों का प्रयोग करके, अच्छी क्वालिटी का लाओ। अब एक वर्नियर कैलिपर से 200 रुपए का भी आता है, 2000 रुपए का भी आता है। स्कूल वाले कौन सा लाएंगे? 200 वाला लाएंगे, ठीक है। 2000 वाला ऐसे बच्चे तोड़े कोई नहीं लाएगा, ठीक है। तो त्रुटियां आनी है वहाँ पे, ठीक है। तो परिशुद्ध मापन यंत्रों का प्रयोग करके प्रायोगिक तकनीक में सुधार, ठीक है, अल्पतमांक त्रुटि को कम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? जब बार बार त्रुटि आती है तो अपन क्या करते हैं बताओ? एवरेज। आपके मान के चलो सामाजिक में कम नंबर आ गए, बाकी सब में बढ़िया है,
तो ओवरऑल आपका एवरेज क्या होता है? एवरेज ऐसा आता है आपके प्रतिशत कि ओवरऑल आपका सामाजिक की जो कमी है वो ढक जाती है। ढक जाती है नहीं ढक जाती है? भाई सामाजिक में मान के चलो 80 नंबर है, बाकी सब में 90 से ऊपर है, तो आपके एवरेज परसेंटेज 90 के आसपास हो गए, तो आप वो कमी ढक जाती है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि त्रुटि कभी एक बार होगी, तभी अपन क्या करते हैं, हर चीज के कितने प्रेक्षण लेते हैं? 5-6 प्रेक्षण लेते हैं। भाई एक बार नापा, 2 बार नापा, 3 बार नापा, 4 बार नापा, 5 बार, 6 बार, 6 बार या 5 बार नापा, अब इनका क्या करेंगे, औसत ले लेंगे। तो औसत का मतलब क्या है ना, एक आधी बार अपने से गलती हुई है तो वो गलती हट जाएगी ना। क्लियर? तो ये लिखा हुआ क्या क्या प्रेक्षणों को क्या करें, पर कई बार दोहरा कर इसका क्या करेंगे, औसत। औसत लिखा हुआ होगा ऊपर, ये बता देता हूँ, बस इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। बस मानों का क्या कर दे, औसत। यह माध्य मापित मान वास्तविक मान के क्या होता है, निकट होता है। क्लियर? ये थ्योरेटिकल है, ये आपको घर से लिख के लाना है, आपका होमवर्क है, कल आपको आना है, छुट्टी नहीं है, ध्यान रखना। धन्यवाद।